नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज टारगेट प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का सेकेंड सेशन हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने फर्स्ट सेशन देखा था और उसमें 15 से 16 टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे कि आपको वो रिवाइज करने हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ होगा। तो इसके शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस अपने स्वयं बनाते रहिए, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिले। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल के बाद से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें और ज्यादा आपको वर्कआउट करने की आवश्यकता है। देखिए, अब यहां पर प्रश्न देने का उद्देश्य केवल यही है कि यहां पर जो भी मैं प्रश्न दूंगा उस टॉपिक को आपको नोट करना है और उसको आपको अपने रेफरेंस बुक से अच्छे से पढ़ना है। सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगों से पहले दर्ज की जाती हैं। पी तरंगे संपीड़न तरंगे हैं जो चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती हैं। कौन सा कथन यहां पर सही है। अब जैसे ही हम लोग पी एस तरंगों की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं, भूकंपी तरंगों की, है ना, सीस्मिक वेव्स की। कल भी मैंने आपसे इसमें प्रश्न पूछा था, ये चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा पी और एस की एग्जैक्ट वर्किंग होती कैसे। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा पी और एस के बारे में जानते हैं। पी तरंगे जो होती हैं, आपको पता है, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, ठीक है, और एस को बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। जैसा कि इसके नाम में ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। जो सबसे पहले पहुंचती है वो कौन सी है, प्राथमिक, उसके बाद जो पहुंचती है वो है द्वितीयक। अब P और S की जब भी बात करते हैं तो इन्हीं को कल भी मैंने आपसे बोला था कि पिंड तरंगे या बॉडी वेव्स कहते हैं, है ना, और किसी तरंग को नहीं कहते। जबकि L वेव्स की आप बात करोगे तो इसको सतही तरंगे या सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। तो P और S तरंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना पता करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। अब जैसा कि हमको पता था कि जो हमारी भूकंपी तरंगे होती है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। एक कण दूसरे कण को कंपित करता है, वो कण दूसरे कण को कंपित करता है, और इस तरीके से फोकस से एपिसेंटर तक जो तरंगे हैं वो पहुंचती हैं। जब हम पी तरंगों को देखते हैं तो जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें साफ आपको पता चलेगा कि पी तरंगे यहां पर जिस तरीके से कण गति करते हैं तो उसमें क्या होता है, संपीड़न, संकुचन और प्रसार, संकुचन प्रसार, संकुचन प्रसार, इस तरीके से पी वेव की गति होती है। जब हम एस वेव की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे आप कणों की गति कैसी हो रही है, लंबवत। लंबवत का मतलब हो गया कि कण जो है यहां पर श्रृंग और गर्त, जैसे कि एक वेव चलती है ना, वेव, तो इस वाले पार्ट को हम लोग श्रृंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तो इस तरीके से जो एस वेव है वो यहां पर गति करेगी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसी कारण से आप देखोगे क्या, इसी कारण से यहां पर आप देखोगे जो एस वेव है इसी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब हो गया ट्रांसवर्स, और पी वेव को हम लोग बोल देते हैं अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब जरा इसमें देखते हैं तो पी तरंगे एस तरंगों से पहले आती हैं, बिल्कुल सही है, और यहां पर इनको संपीड़न तरंगे बोलते हैं जिसमें अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करा जाता है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्लाउड सीडिंग के बारे में प्रश्न है, तो तुरंत ये टॉपिक नोट करेंगे कि आपको अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, क्लाउड सीडिंग। शुष्क बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसोल के मेघों के ऊपर के हिस्से में छिड़काव की एक प्रक्रिया है। क्लाउड सीडिंग के लिए नमी युक्त मेघों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है जो हमेशा उपलब्ध या पूर्वानुमानित नहीं होते हैं। कौन से कथन यहां पर सही है। तो जरा क्लाउड सीडिंग के बारे में देखते हैं, ये होता क्या है। जब भी हम लोग क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है। एक तरीके से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पर किसी तरीके से भी आप वर्षा कराओ। वर्षा कराने का मतलब है कि भाई कहीं पर कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर ड्रॉट कंडीशंस है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति आ गई, बहुत ज्यादा गर्मी की स्थिति है, सूखे की स्थिति, तो वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से क्या हम रेन को करा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल यदि आप रेन की बात कर लो, है ना, कृत्रिम वर्षा की बात कर लीजिए,
तो उसमें हम लोग क्लाउड सीडिंग का उपयोग करते हैं। अब बेसिकली आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा वर्षा कैसे होती है उसके बारे में। जब आप प्राकृतिक रूप से वर्षा कैसे होती है उसके बारे में समझ लेंगे ना, तो उसी की हेल्प हम लोग किस में करेंगे, आर्टिफिशियल वर्षा में। अब आपको पता है कि मैं एकदम बेसिक से नहीं जाऊंगा, कल भी हम लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करी है कि जब किसी भी सतह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो यहां पर जो वायु फ्लो होती है तो उसमें क्या हो रहा है, चालन की विधि के द्वारा गर्म हो रही है, गर्म होते ही वायु ऊपर जाती है, ठीक है। तो नीचे कौन सा वायु दाब क्रिएट होता है, लो प्रेशर। तो वर्षण की यानी प्रेसिपिटेशन की कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या, जैसे कि यहां पर टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। तो क्या वर्षा हो जाएगी, नहीं, जलवाष्प भी तो होने चाहिए। यहां पर अगर वाटर वेपर नहीं है तो फिर वर्षा होने की कोई कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं होगी। दूसरा, अब यहां पर जो वायु फ्लो कर रही है उसके पास ना आर्द्रता ग्राही नाभिक होने चाहिए। कौन से नाभिक, आर्द्रता ग्राही नाभिक। ये वो नाभिक होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये वो नाभिक है, बेसिकली एक तरीके का सपोर्ट है कि जो जलवाष्प, जो पानी की छोटी छोटी सी बूंदें हैं जिनको वायु कैरी करती है, वो रखेगी कहां। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी मान लो मेरे से बोला जाए कि आप ये सामान रख लीजिए अपने पास, तो मेरे पास जैसे कोई पॉकेट होनी चाहिए, कोई एक पॉलीथिन होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा एक बैग होना चाहिए जिसमें मैं वो सामान रख सकूं, तो एक तरीके का मैं सपोर्ट दे सकूं। तो वायु कैसे सपोर्ट देगी वाटर वेपर को, तो उसके लिए उसके पास आर्द्रताग्राही नाभिक होने चाहिए। तो तब जाके हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, अब ये कंडीशंस होती हैं कि वर्षा होगी। अब बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि क्लाउड फॉर्मेशन हो गया बट आर्द्रताग्राही नाभिक वहां की वायु में नहीं है। तो आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं, जैसे कि धूल कण, नमक के कण, ये नहीं है प्राकृतिक रूप से, तो जो वायु है वो वर्षा की बूंदों को रख नहीं पाएगी, बेसिकली जलवाष्प को रख नहीं पाएगी। तो जब जलवाष्प को नहीं रख पाएगी तो वर्षा कैसे कराएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से प्लेन के माध्यम से, यहां पर आप देखोगे कि सिल्वर आयोडाइड हो गया है ना, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के अलावा आप देखो यहां पर एक शब्द आता है कि लिक्विड प्रोपेन है, उसका भी हम लोग यहां पे इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ये सब लिख लीजिएगा, लिक्विड प्रोपेन, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। तो तब जाके हम जब आर्द्रताग्राही नाभिक वायुमंडल में फैला देते हैं तो वायु के पास वो आ जाता है। अब वायु जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, उसके बाद क्या करेगी, यहां पर वर्षा होगी। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो एक प्रकार का देखो यहां पर शब्द क्या यूज है, वेदर मॉडिफिकेशन। वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मौसम में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। यहां पर यदि यह लिखा हो कि क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, ऐसे ही यूपीएससी में कथन में डाल के शब्दों में आपको कंफ्यूज करेगा। अगर यहां पर यूपीएससी ने लिख दिया कि क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु में थोड़ी ना हम कुछ कर रहे हैं, हम मौसम में परिवर्तन कर रहे हैं, एक दो दिन के मौसम में। जलवायु का मतलब होता है एक लंबा अंतराल, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइमेट वेदर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इंसर्ट कराते हैं। कैसे, सिल्वर आयोडाइड से, लिक्विड प्रोपेन से, पोटेशियम आयोडाइड से, इन सब चीजों का सहारा लेते हुए। जरा अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड के कण, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी तक आपके पास दो टॉपिक आ गए, एक तो आपको भूकंपी तरंगों के बारे में अच्छे से कवर करना है, आंतरिक संरचना पढ़नी है और क्लाउड सीडिंग पढ़नी है। तीन टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं जिसका आपको रिवीजन करना है। अब बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रहा आपका चौथा टॉपिक। कौन से कथन सही हैं। कल भी मैंने आपको यह चीज बोली थी कि भैया क्वेश्चन पढ़िए, अच्छी बात है, बट यह जरूर पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन से कथन सही है या कौन से कथन गलत है। अब यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ITCZ जो है वो भूमध्य रेखा के पास एक गतिशील क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। उच्च तापमान और संवहन के कारण ITCZ अक्सर तूफान और भारी वर्षा का क्षेत्र होता है। ITCZ पूरे वर्ष स्थिर रहता है। अब जरा ITCZ को थोड़ा सा करीब से जानते हैं। ITCZ में आपको अगर बताऊं तो ऐसे होता है कि यह रहा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से आप लगभग मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ की बात कर लें या 5 डिग्री साउथ की बात कर लें, तो ये जो बेल्ट आप देखते हो ना, ये जो बेल्ट आप देख रहे हो, इसी को हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं। अब ये जो बेसिकली ITCZ है, इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है,
अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसारी, याद करो प्लेट सीमांतों से, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से, अभिसारी, अपसारी, इन सब शब्दों का उपयोग कहां करते हैं? अभिसरण का मतलब क्या हुआ कि दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं। अपसारी का मतलब क्या हुआ? दो चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो यहां पर दो चीजें कौन सी एक दूसरे के पास आ रही हैं, जरा देखना। अगर मैं ये कहूं कि ये है 0 डिग्री, तो आपको पता है 30 डिग्री से भी यहां पर हवा आती है, 30 डिग्री साउथ से भी हवा आती है। दो हवाएं यहां पर आ रही हैं, बट यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो हवा गर्म होगी, गर्म होके यहां से तुरंत क्या करेगी? ऊपर उठ जाएगी। तो यहां पर बनता है एक्सट्रीम लो प्रेशर, और ऊपर जाने के बाद यहां पर क्या होगा? वर्षण की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री पर हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, तो वाष्पीकरण में कोई कमी है नहीं, जलवाष्प में कोई कमी है नहीं, ट्रक भर भर के जलवाष्प है। तो यहां पर क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो आईटीसीजेड की जब बात करते हैं तो आईटीसीजेड बेसिकली वो एरिया होता है जो सूर्य को फॉलो करता है। अभी सूर्य जो है, जब सूर्य का उत्तरायण होगा तो आईटीसीजेड सूर्य को फॉलो करते करते उत्तर दिशा में गमन करेगा। जब सूर्य का दक्षिणायन होगा तो आईटीसीजेड सूर्य को फॉलो करते करते दक्षिण दिशा में भी गमन करेगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में गमन करेगा। तो पहली चीज तो यहां से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि पूरे वर्ष स्थिर रहता है। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आप देखोगे ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर केवल आपको इस लाइन का पता होता तो आप आंसर इसका निकाल सकते थे कि इसका आंसर था केवल ए, बट हम इसको समझ लेंगे। उच्च तापमान और संवहन के कारण आईटीसीजेड अक्सर तूफान और भारी वर्षा का क्षेत्र होता है। जाहिर सी बात है भाई, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो बड़ी मात्रा में बादल बनेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर क्या होगी? वर्षा होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर ट्रू होता है। और गतिशील क्षेत्र है, जो गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं यहां पर मिलती हैं, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहीं पर आके मिलती हैं। मिलने का मतलब बेसिकली मिल नहीं पाती, मिलते मिलते रह जाती हैं और ऊपर निकल जाती हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। हर चीज को डायग्राम से समझने का प्रयास करिएगा। आप देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है वेस्टर्लीज के बारे में, पोलर ईस्टर्लीज के बारे में, तो यहां पर ये बना हुआ है। अब यहां पर वायुदाब की पेटियां, ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। वायुदाब की कितनी पेटियां होती हैं? तो 7 जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं हम पृथ्वी पे वो पढ़ते हैं। हेडले, फेरल, पोलर, किस तरीके से बनती है, इनकी वर्किंग पढ़ लीजिएगा, मेंस में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मॉनसून से संबंधित है, तो ये भी नया टॉपिक आपको मिला। तो इंडियन मॉनसून जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दक्षिण पश्चिम मॉनसून हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी दोनों ब्रांचेस, यानी कि अरेबियन सी वाली भी और बे ऑफ बंगाल वाली भी। फिर यहां पर इंडियन मॉनसून में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कल भी हम लोगों ने इस पर प्रश्न पूछा था कि पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है, ठीक है, जब मॉनसून का निवर्तन होता है, मॉनसून लौटता है, तो आप देखोगे लौटते हुए मॉनसून से भी भारत में वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु वगैरह का जो क्षेत्र होता है। अब ध्यान से देखते हैं, भारतीय मॉनसून वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन सही हैं? दक्षिण पश्चिम मॉनसून की तीव्रता भारतीय भूभाग, पहला पॉइंट, और हिंद महासागर के बीच में तापमान में कुछ अंतर होता है, उसके समानुपाती होती है। मॉनसून वर्षा के वितरण को प्रभावित करने में हिमालय पर्वत की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा है क्या? पश्चिमी विक्षोभ, देखिए फिर से आ गया कि उपस्थिति से सर्दियों के महीने के दौरान भारत के उत्तरी भागों में वर्षा में वृद्धि हो सकती है। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है, कल हमने इसके बारे में भरपूर चर्चा करी है, किस तरीके से भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, यहां से जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो कई सारा जलवाष्प लेके आती है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर भारत में आके यहां पर वर्षा होती है। और अगर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया तो उस केस में यहां पर आप देखोगे जल की कमी भी देखने को मिलेगी, सूखा क्षेत्र भी देखने को मिलता है। अब जरा इंडियन मॉनसून को जब हम लोग चेक करते हैं तो इंडियन मॉनसून में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहां पर दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच इस तरफ जाती है जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, और एक ब्रांच इस तरफ जाती है जिसको हम लोग अरब सागर की शाखा बोलते हैं। अब जो ब्रांच इस तरफ जाती है आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है यहां पर वर्षा करेगी, और नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में यहां पे खड़ा होता है हमारा हिमालय। तो जब ये नॉर्थ ईस्ट से हिमालय पे टकराती है तो हिमालय इसको तिब्बत की तरफ नहीं जाने देता, हिमालय इसका रुख मोड़ देता है हमारे पूर्वी, मतलब इस तरफ पश्चिमी दिशा की तरफ। तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां पे ये ब्रांच आ जाती है। अगर सोच के देखो यहां पर हिमालय नहीं होता तो अरब सागर की शाखा डायरेक्ट निकल जाती है यहां पे ऊपर। हिमालय की वजह से यहां पर इस शाखा को यहां पर मोड़ा गया है, राइट। तो ये कहना
कि यहां पर हिमालय पर्वत कोई भूमिका नहीं निभाता, यह पूरी तरीके से गलत है। यहां पर आप देखोगे हिंद महासागर और भारतीय भूभाग के बारे में, तो अगर मान लो भारत की स्टार्टिंग कहां से होती है, अगर भारत आप ऐसे देखो डायग्राम बना के, ये 0 डिग्री है भारत की, अगर शुरुआत आप देखोगे तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो आप देखोगे सूर्य का उत्तरायण होता है, तो भारत के भूभाग में तो लो प्रेशर होता है, परंतु हिंद महासागर तो पूरा है ना, तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। क्यों होगा हाई प्रेशर, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो चुका है, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो यहीं से जो वायु भारत की तरफ जाएगी वही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून बनके हवा कर, मतलब ये जो वायु होती है यही जाके वर्षा यहां पर उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो यहां पर एकदम सही हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 और 3। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा प्रश्नों को करने का प्रयास करिए। 5वां प्रश्न देखते हैं, महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हवा, पानी का घनत्व, उसमें जो अंतर होता है पृथ्वी के घूर्णन से संचालित होती है। गल्फ स्ट्रीम, अब ये फैक्चुअल प्रश्न है, एक ठंडी समुद्री धारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर अटलांटिक तक प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं ऊष्मा का पुनर्वितरण करके वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन सा कथन यहां पर सही है? अब ध्यान से जरा इस डायग्राम को देखो आप, ओशियन करेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, महासागरीय धाराएं जिनको बोलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से डायग्राम आप बना लो, तो ये हमारी विषुवत रेखा हो जाएगी। विषुवत रेखा पे आप देखोगे यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जितनी भी आप ये रेड कलर से देख रहे हो ना, उनको हम लोग बोल देते हैं ये गर्म महासागरीय जल धाराएं। जितनी आप ब्लू कलर से देख रहे हो ये कैसी होती हैं, ठंडी। इन जल धाराओं का बेसिकली काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाती हैं, तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कि पृथ्वी में हर जगह का तापमान एक समान तो नहीं होता, तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो उस कारक में एक कारक आप पढ़ते हैं जिसमें आता है महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियन करेंट्स। ये ओशियन करेंट्स, अब देखो सिंपल सी बात है, गर्म अगर कोई जल धारा है तो वो जल धारा अगर किसी ठंडे प्रदेश में जाती है तो वहां के तापमान को थोड़ा सा सुहावना कर देती है, इतनी ठंडक उत्पन्न नहीं करती। उसी प्रकार कोई गर्म जल धारा, कोई ठंडी जल धारा है, वो किसी गर्म स्थान पे आती है तो वहां की गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलती है। तो पूरी पृथ्वी पर अगर ओशन करेंट्स की बात करें तो ये टेम्परेचर को ना बैलेंस करने का काम करती हैं। ठीक है, अब यहां पर जब हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि महासागरीय जो धाराएं होती हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कल हम लोग पृथ्वी का घूर्णन, इन सब कारकों के बारे में बात करी थी। तो यहां पर हवा यानी कि पवन, जिस डायरेक्शन में पवन जाएगी उसी डायरेक्शन में इन धाराओं को लेकर वो जाती है। पानी के घनत्व में अंतर, ये कल भी हमने देखा था, और पृथ्वी का घूर्णन। तो पहला वाला कथन तो यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम, जरा इसको मैप पे देखते हैं, इसका भी मैं मैप आपके सामने रखता हूं। ये गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिल रही है। गल्फ स्ट्रीम रेड कलर से है, तो पहली चीज तो यहां पर ये समझिए कि ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी समुद्री जलधारा। तो यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो यहां पर आपको देखने को चलेगा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमारे ऐसे ही गलत हो गए अगर आपको केवल ये पता था। ठीक है, महासागरीय धाराएं ऊष्मा का पुनर्वितरण करके जलवायु को विनियमित करने का काम करती हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 1 और 3। ये चीज समझ में आई। अब आप ऐसे समझो ना, जैसे हम लोग गर्म वायु राशियां के बारे में बात करते हैं, गर्म पवनों के बारे में बात करते हैं, तो एक तो पवनें होती हैं जो पृथ्वी पर पूरे वर्ष भर बहती है, यानी कि स्थायी पवनों के बारे में बात करते हैं। एक होती है जो स्थानीय पवनें होती हैं, जैसे आपने चिनूक का नाम सुना होगा, मैंने प्रश्न भी पूछा है आपसे आज। तो जब आप चिनूक की बात करते हो तो यहां पर किसकी बात करते हो कि चिनूक एक गर्म हवा है, और ये गर्म हवा अगर किसी ठंडे प्रदेश में बहती है तो वहां के टेम्परेचर को क्या करती है, थोड़ा सा बढ़ा देती है, जिससे कि वहां पे कृषि हो सके, पशुपालन हो सके, लोगों का जनसंख्या घनत्व बढ़ सके, लोग रह सकें। वरना इतना चिलिंग इफेक्ट में ना वहां पर ना कृषि हो सकती, ना लोग रहते हैं, वहां का जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, तो एक तरीके से आर्थिक विकास वहां का हो नहीं पाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां से एक नया टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, सुनामी। इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, कौन से कथन सही हैं। सुनामी मुख्य रूप से पानी के भीतर भूकंप के कारण होती है और लंबी दूरी तय कर सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट और पानी के नीचे भूस्खलन भी सुनामी को उत्पन्न करते हैं। हालांकि जो भूकंप से सुनामी आती है उसकी तुलना में ये कम है।
जैसे जैसे सुनामी लहरें उथले तटीय जल के पास जाती हैं, यानी कोस्टल एरिया के पास जाती हैं, किसी तट के पास जाती हैं, तो उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब जरा इसको देखते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। आपने सुनामी पढ़ रखा है, आप इसको लगाने का प्रयास करिए। यहां पर आप देखोगे सुनामी का मतलब क्या होता है। देखो सुनामी जो शब्द है ना, अभी यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि इसको हार्बर वेव के नाम से भी जानते हैं। हार्बर वेव्स ऐसा बोला जाता था कि जापान में जब व्यापार होता था, पानी के जहाज जब हमारे पोर्ट्स के बाहर खड़े करे जाते थे, ठीक है, तो वहां पर अचानक से इतनी बड़ी बड़ी तरंगे आती थी और जहाज को तहस नहस कर देती थी। तो ये हार्बर के पास नोटिस करा गया, तो उसी के साथ इसका नाम क्या हो दिया गया, हार्बर वेव्स। अब बेसिकली ये उत्पन्न कैसे होती हैं, तो इनका मेन जो उत्पन्न होने का कारण होता है वो क्या होता है, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल इसका मतलब हुआ कि यहां पर कहीं पर भूकंप आया और उस भूकंप की ऊर्जा ने इस सुनामी को उत्पन्न किया। या फिर यहां पे बात करते हैं कि ग्लेशियर्स जो होते हैं ना हमारे बड़े बड़े से, वो मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उनसे उनके पानी से सुनामी आ रही, नहीं। ग्लेशियर के मेल्ट होने का मतलब है ग्लेशियर की एक बहुत बड़ी चादर वो टूट के अचानक से समुद्र में गिरी, तो समुद्र में क्या हुआ, कंपन हुआ। उसी प्रकार आप देखोगे समुद्र के अंदर जो ये सब तट रेखाएं होती हैं, इसमें कोई भूस्खलन होता है, कोई पर्वत का टुकड़ा ऐसा टूट के समुद्र में गिरा, उससे लैंडस्लाइड हुई, ठीक है। इसी के साथ साथ ज्वालामुखीता जो हुई, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सुनामी को उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले तो होता क्या है, सबसे पहले तो आपको भूकंप देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक, कहीं पर तल के नीचे। अब ऊपर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना आराम से बैठ के नाव वाव चला रहा है, यहां पे ठीक नीचे जब सुनामी आती है ना, तो ऊपर वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है, उसको फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं फील होता है, क्योंकि इसमें देखो होता क्या है, सुनामी भी एक प्रकार की तरंग है। तरंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको पता है तरंगे इस तरह से व्यवहार करती हैं। तो ये होता है श्रृंग, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, या अगर आप दो गर्तों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो जितनी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है ना, उसमें तरंग उतना ऊंचाई ले नहीं पाती। तो यदि ये व्यक्ति आराम से यहां पे बैठा है, तो यहां पर ना सी का सरफेस लेवल एकदम से अचानक से जरा सा उठेगा, तो उसे फील ही नहीं होगा कि हमारे नीचे भूकंप आया हुआ है। बट तट के किनारे क्या होता है, तट के किनारे जो पानी का लेवल है वो वापस जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर ऐसे आप समझ लो कि पानी जो था वो यहां तक था, ठीक है ना, एक्स पॉइंट तक जनरली आता था, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो एक्स पॉइंट तक आता था। मगर जब सुनामी आने वाली होगी ना, तो ये पानी एकदम यहां से गायब हो जाएगा और ये पानी अब वाई पे आ जाएगा। तो इस व्यक्ति को देखने से पता चलेगा, अरे ये पानी जा कहां रहा है, पीछे की तरफ कहां जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है पीछे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जल का जब हल्का सा स्तर बढ़ा, यानी कि तरंग आई, तरंग ने इतना, उसमें तरंग दैर्ध्य नहीं थी कि इस व्यक्ति की नाव पलट जाती, बहुत हल्का सा मूवमेंट हुआ। मगर महासागरों की गहराई इतनी होती कि इतनी गहराई में अगर तुम्हें पानी जरा सा भी ऊपर उठाना तो बहुत बड़ी पानी की मात्रा चाहिए, तभी तट के किनारे का पानी खिसक के नीचे आता, तो पानी ऊपर उठता है। मगर वो पानी उठा हुआ वापस तो जाएगा ही जाएगा। तो मगर जब ये पानी वापस जाएगा, तब इसमें क्या होगा कि बड़ी बड़ी तरंग दैर्ध्य होंगी, और जितना तट के पास जाता जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, पहले तो तरंग दैर्ध्य ऐसी थी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी, जितना तट के पास जाएगा उतनी इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस पूरी घटना को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। अब अगर यहां पर देखोगे तो पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा वाला कथन भी सही है, और तीसरा वाला कथन भी सही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, स्थलीय और समुद्री हवाओं, यहां पर आप समीर वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते थे, स्थल समीर, समुद्र समीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। दिन के समय स्थलीय हवा ठंडे स्थल से गर्म समुद्र की ओर चलती है, समुद्री हवा ठंडे समुद्र से उत्पन्न होती है और दिन के समय गर्म स्थल की ओर चलती है। स्थलीय और समुद्री हवाएं ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो तटीय इलाकों में ही अनुभव की जाती हैं और बहुत छोटे स्तर पे जो मौसम का पैटर्न होता है उसमें बदलाव लाती हैं। जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं किस चीज की, हम लोग बात करेंगे स्थल समीर की ना, स्थल समीर की बात करते हैं। तो देखो दिन के टाइम क्या होगा या रात के टाइम क्या होगा, तो पहले रात को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्थल समीर का मतलब क्या हुआ, स्थल समीर का मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट आप देख रहे हो ना,
तो इस नाइट में आपको पता है जो हमारे स्थल मंडल होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। जो हमारे सागर होते हैं वो देर से गर्म होते हैं, देर से ठंडे होते हैं। तो रात के समय क्या होगा, रात के समय स्थल मंडल जो होगा उसमें कौन सा वायु दाब बनेगा, हाई प्रेशर। और जो जल होगा, अभी स्थल जल्दी ठंडा हो चुका है, स्थल जल्दी ठंडा हो चुका है, मगर जो जल है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो इसकी तुलना में, यानी कि स्थल मंडल की तुलना में यहां पर कौन सा दाब क्रिएट हो रहा है, निम्न वायुदाब। और हमेशा पवन कहां से कहां चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो स्थल से सागर की ओर चलती है, और ये कब होता है, रात के समय। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थल समीर। उसी प्रकार आप दिन के समय क्या अनुभव करते हैं, दिन के समय अब स्थल मंडल जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहां पर कौन सा वायुदाब होगा, लो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। स्थल मंडल तब तक ये रात में जो ये गर्मी अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा था, अब ये जाके ठंडा हो गया, तो इस पे कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो पवन चल रही है, अब इसको बोलेंगे समुद्र समीर। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पे लिखा हुआ है स्थलीय हवा दिन के समय। तो दिन के समय आप देखोगे, दिन के समय समुद्री समीर चलती है, ना कि स्थल समीर। तो यहां से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब यहां पर भी दिन के समय बात करी जा रही, तो समुद्री हवा ठंडे समुद्र से उत्पन्न होती है और गर्म स्थल की ओर जाती है। देखिए ध्यान से, दिन के समय ठंडे समुद्र से होती है और स्थल की तरफ जाती है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। उस रीजन का जो थोड़ा सा क्लाइमेट है ना, उसको चेंज करने का प्रयास करता है, मतलब मौसम को चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, केवल 2 और 3। इसको जरूर पढ़िएगा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। इसी में एडिशनल एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग पर्वत समीर और घाटी समीर पढ़ते हैं, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज। तो इसको भी जरूर देखिएगा। स्थानीय हवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन सही हैं। लू, अब हमने क्या बोला, पवने जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक हम लोग पढ़ते हैं स्थायी पवने, जिसमें हमारी आती हैं व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। ये वर्ष भर पृथ्वी पर उसी डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद हम लोग अस्थायी पवने पढ़ते हैं। अस्थायी पवनों में कुछ पवने होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवने या लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स का मतलब क्या होता है, यहां पर देखना। जैसे लू की बात करें तो भारत में लू हो गई, काल बैसाखी, कॉफी शावर, मैंगो शावर, है ना। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में पवने चलती हैं। बुरान हो गई, आपकी ब्लिजार्ड हो गई, हरमट्टन हो गई, खमसिन हो गई। तो ये सारी पवने कैसी हैं, स्थानीय पवने। तो लू की बात करें तो हमें पता है उत्तर भारत में चलती है। गर्मियां जब मतलब अपना ग्रीष्म ऋतु आती है उसके पहले की बात है, मतलब ग्रीष्म ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के पहले की बात है। तो मौसम के दौरान थार रेगिस्तान से सिंधु गंगा मैदान की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, इसमें कोई जलवाष्प नहीं होता, तो वर्षा नहीं करेगी, है ना। बट ये टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो बार बार नोटिफिकेशन आता है सरकार का कि भाई घर पे रहें, लू लग जाएगी, एक आम बोलचाल में बोलते हैं। चिनूक की देखिए बात करते हैं। चिनूक हवाएं कैसी हैं, गर्म हवाएं हैं जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर तेजी से तापमान को बढ़ाती हैं। जरा ध्यान से देखना, जैसे चिनूक की बात करते हैं ना, तो चिनूक में क्या हुआ, जैसे ये रॉकीज, तो चिनूक इस डायरेक्शन में आएगा, गर्म हवाएं, जलवाष्प अच्छा खासा प्रशांत महासागर से लेके आता है। तो प्रशांत महासागर से जब लेके आएगा तो आपको पता है यहां से जब पवने पर्वत के ढाल से चढ़ रही होती हैं तो इनका तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा तो संघनन होगा, इस ढाल पे तो वर्षा होगी। अगर मैं बोलूं कि ए है और ये बी है, तो ए के साइड में तो वर्षा होगी, मगर बी के साइड में क्या होगा, रेन शैडो रीजन, क्योंकि यहां तक आते आते चिनूक के पास जलवाष्प बचा ही नहीं। अब जब पहाड़ से नीचे उतर रही है, एक तो ये गर्म पवन है, जब नीचे उतर रही तो थोड़ा सा तापमान और बढ़ेगा। तो यहां पर ना इस डायरेक्शन में आप देखोगे यहां पर थोड़ी सी बर्फ पाई जाती है, ठंडा प्रदेश है, उच्च अक्षांशों पर भी है अमेरिका। तो यहां पर कृषि नहीं हो सकती, पशुपालन नहीं हो सकता, लोग रहते नहीं है। बट चिनूक के कारण यहां पर क्या हुआ, इसका जो चिलिंग इफेक्ट होता है उसको कम करा गया, तो यहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हुआ थोड़ा सा, तो यहां पर लोग एग्रीकल्चर करने लगे, है ना, पशुपालन करने लगे, रोग रहने लगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा यहां पर एक उदाहरण बन के आता है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, अब यहां पर देखिए हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके थे, तो सॉइल वाला टॉपिक मेरा बचा था। कल भी मैं आपसे सॉइल से प्रश्न पूछूंगा, अब आज से हम लोग सॉइल पे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिट्टी का निर्माण मूल सामग्री
जलवायु, जीव, स्थलाकृति और समय जैसे कारकों से प्रभावित होने वाली एक प्रक्रिया है। मिट्टी के निर्माण में चट्टानों और खनिजों का अपक्षय यानी कि वेदरिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण तेजी से होता है, 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं जरा। आप देखोगे सॉइल की कुछ लेयर्स होती हैं, तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको आप देखो ध्यान से जरा। यहां पर आप पूरी इस एक पूरा एक स्लाइस निकाल के अगर मैं आपको दूंगा तो आप इसमें देखोगे बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल। किस चट्टान के अपक्षय से, अपक्षय का मतलब क्या होता है, उदाहरण के तौर पे ये चट्टान है और मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि इसका अपक्षय करना है यानी कि वेदरिंग, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो वेदरिंग का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर चट्टान है, तो ये जब इसका जन्म हुआ था, जब ये बनी थी, तब से ये क्या कर रही है, सूर्य के रोशनी में है, तो लगातार इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, वर्षा इसके ऊपर बहता पानी पड़ रहा होगा, ठीक है, हवा इसके ऊपर चल रही तो वो भी घर्षण कर रही है, बहता हुआ जल भी इसको घिस रहा है, तो सड़ना गलना स्टार्ट होता है। एक समय आएगा कि चट्टान में दरारें पड़ने लग जाएंगी। दरारें पड़ने के साथ साथ हो सकता है कि ये जो चट्टान है, ये जो चट्टान है वो टूटने लग जाए, है ना, ये जो चट्टान है वो क्या हो जाए, टूटने लग जाए। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, अपक्षय में चट्टान टूट के ऐसे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी, तो इसी को वेदरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। अब यहां पर अगर तेजी से हवा चल रही है और हवा के पास इतना पोटेंशियल है, बहता हुआ जल तेजी से चल रहा है, बहते हुए जल के पास इतना पोटेंशियल है कि इसके अवशेष को ले जाके कहीं पे इकट्ठा कर सके, तो इसी को बोल देते हैं अपर्दन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरोजन। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा कि अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूट के वहीं पर रहना, सड़ा देना, गला देना, तापमान के, मौसमी परिवर्तन के कारण। बट अपर्दन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह चट्टान को परिवाहित करना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन करना उसका। अब देखिए, तो बेड रॉक तो समझ में आता है जिस चट्टान से वो मृदा बनी। अब मान लो ये एक्स चट्टान थी, एस चट्टान के टुकड़े टूट टूट के एक जगह पर लाखों वर्षों तक इकट्ठा होते हैं, तब जाके इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें आपको जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी देखने को मिलते हैं, जो आगे चल के ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं। तभी तो हमारी मृदा कैसी होती है, उर्वर होती है। तो पहला वाला कथन यहां पर एकदम सही हो जाएगा। यहां पर चट्टानों और खनिजों का अपक्षय महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बट ये 1 वर्ष के भीतर, इतना छोटा प्रोसेस मृदा बनने का नहीं होता। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट हमारे सही है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। फिर से प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से प्रश्न है आपसे, मैं चाहूंगा कि भैया ये टॉपिक अच्छे से आप पढ़िएगा। पृथ्वी का स्थल मंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है। प्लेटों की हलचल भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जिम्मेदार होती है। प्लेटों की गति मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होती है। आपने प्रश्न पढ़ा होगा, आपको उत्तर यहीं से मिलने लगा होगा। जरा पृथ्वी की प्लेटों के बारे में देखते हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी बड़ी बड़ी मेजर प्लेट्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी अरेबियन प्लेट, और ये जैसे हो गया नाजका, हो गया कोकोस, हो गया, तो ये सब बहुत छोटी छोटी सी प्लेट भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अब बेसिकली जब भी हम लोग प्लेट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लेट बेसिकली हैं क्या, ये क्या है, लिथोस्फीयर के टुकड़े हैं। जो हमारा लिथोस्फीयर होता है उसके छोटे छोटे से टुकड़े हैं। अब जब हम लोग लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग किस चीज की बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की, और प्लस मेंटल का अपर पोर्शन यानी कि अपर मेंटल। तो अगर आपको ये स्लाइस दी जाए कि भाई ये ऊपर का पोर्शन क्रस्ट है, ये पोर्शन किसका है, मेंटल का, और इसको हम लोग बोलते हैं कोर, तो पूरा क्रस्ट तो आप कवर करोगे ही करोगे। उसके अलावा आप मेंटल का ऊपर वाला पोर्शन भी लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर सिंगल तो है नहीं, इसी के हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए। अब ये टुकड़े कैसे हुए, उसके पीछे का कारण है कि मेंटल में जो संवहनी धाराएं काम कर रही हैं, उन्होंने इन टुकड़ों को तोड़ा है, उन्होंने वर्षों मेहनत करके इस लिथोस्फीयर को तोड़ा है, तो ऐसी प्लेटें विभाजित हो गई हैं। तो यहां पर पहला कथन एकदम सही हो जाएगा। जब भी प्लेटें हलचल करती हैं, चाहे वो अभिसारी गति करें, चाहे वो अपसारी गति करें, या वो इस तरीके से ना ही एक दूसरे के पास आ रही हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं, समानांतर प्लेट सीमांत है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, तो किसी भी केसेस में प्लेट अगर हिलेगी, प्लेट टकराएगी, दूर जाएगी, तो यहां पर भूकंप देखने को मिलता है। ज्वालामुखीता वहीं पर देखने को मिलेगी जहां पर प्लेट का क्षेपण होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जाएगी, तभी प्लेट गलेगी और मैग्मा बाहर आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब महासागरी क्रस्ट की बात करते हैं उसको तोड़ा जाएगा
और फिर एक प्लेट इस डायरेक्शन में, एक प्लेट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो बीच में जो स्थान दिखेगा तो वहां से मैग्मा बाहर आएगा। तो ये 2 पॉइंट होते हैं जहां पर हमें ज्वालामुखी की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर नहीं होता है, यहां पर संवहनी धाराएं काम करती हैं। ये तो वही वैगनर वाली बात हो गई। वैगनर ने जैसे बोला था कि ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो पृथ्वी के स्थल मंडल को खींच ले रहा है, उसी ने तोड़ा था। अगर ऐसा सत्य होता तो पृथ्वी अभी तक सूर्य में समा गई होती। तो यहां पर संवहनी धाराएं काम करती। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर देखिए ताप बजट की बात हो रही है, यानी कि हीट बजट। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? पृथ्वी एक निश्चित मात्रा में सूर्य तप, लघु तरंग को शॉर्ट में इंग्लिश में क्या, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये तरंग रूप में प्राप्त करती है, और स्थलीय विकिरण दीर्घ तरंग यानी कि LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से अंतरिक्ष में पुनः छोड़ देती है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य से समान मात्रा में सूर्य तप प्राप्त नहीं करता है। अब पृथ्वी गोल है, सूर्य है, तो लंबवत किरणें कहीं पड़ती हैं, कहीं तिरछी किरणें पड़ती हैं, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है पृथ्वी के हीट बजट को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा यहां पर देखने का प्रयास करते हैं हीट बजट जो है बेसिकली वो क्या है। जब भी हम लोग हीट बजट को पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि भाई 100 यूनिट जो था वो हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि पृथ्वी पर आया। ताप बजट या ऊष्मा बजट या हीट बजट का मतलब यही होता है जितनी ऊष्मा आई है उतनी हमको वापस करनी है ना, हमें उधार नहीं रखना है। अगर ऊष्मा रुक गई तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देगी, अगर ज्यादा तरीके से अब परावर्तित हो जाती है, हम कुछ अवशोषित ही नहीं करते हैं, तो एक आइसेज वाली बात आ जाएगी, हिमयोग वाली बात आ जाएगी। तो 100 यूनिट हम रिसीव करते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा 35 यूनिट और इस तरीके से आप मान लो 65 यूनिट, तो 35 यूनिट तो डायरेक्ट। अब सोचो ये सूर्य है, ठीक है, ये है सन, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल, वायुमंडल में आपको बादल वगैरह देखने को मिलेंगे, धूलकण देखने को मिलेंगे। तो जब यहां पर क्या होता है, जब यहां पर सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य तप आता है, तो 35 यूनिट तो ऐसा होता है जो डायरेक्टली परावर्तित कर दिया जाता है बिना पृथ्वी पर पहुंचे, बादलों के द्वारा, धूलकण के द्वारा, इन सब के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा। 65 यूनिट ये है कि धरातल पर आता है। तो जब हम लोग इस 65 यूनिट की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखोगे डिवाइड कर देते हैं 14 और 51 में, ठीक है ना। 14 यूनिट जो है ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे ओजोन आप देखो, समताप मंडल के अंदर ओजोन है तो वायुमंडल अवशोषित करता है। तो 14 यूनिट की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, हमारे वायुमंडल की। 51 यूनिट कट कटा के अब पृथ्वी के पास आता है, और इस 51 यूनिट में भी आप देखोगे 17 और इस तरीके से यहां पर आप देखो 34 की बात कर दी जाती है ना। तो इस 17 और 34 में 17 यूनिट जो है, 17 यूनिट की बात क्या करते हैं, यहां पर बात करते हैं एल्बिडो की। एल्बिडो का मतलब होता है परावर्तित कितना गया, यानी कि जैसे मान लीजिए ये सतह है तो यहां पर इतना आया, इतना परावर्तित हो गया, तो कितना परावर्तित गया इसको बोलते हैं एल्बिडो, है ना। जैसे आप देखोगे बर्फ की सतह ले लो एक आप, और एक आप काली मृदा ले लो, तो बर्फ का एल्बिडो हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर बर्फ अवशोषण कम करेगी, सब कुछ परावर्तित कर देगी। काली मृदा जो होगी वो मैक्सिमम अवशोषित करेगी, कम परावर्तित करेगी। तो यहां पर ये हो गया। 34 यूनिट की जहां पर बात करते हैं तो ये पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है। पृथ्वी का पार्थिव विकिरण का मतलब होता है LWR के फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में पृथ्वी वापस करती है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो 34 यूनिट था ये भी LWR के फॉर्म में गया, मगर LWR से गर्म कौन होता है, LWR से गर्म होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि नीचे से ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होगा, गर्म होगा। 14 यूनिट यहां पर वायुमंडल ऑलरेडी अवशोषित कर दिया था, तो ये 34 यूनिट भी वायुमंडल के पास गया। तो टोटल यहां पर कितना देखने को मिला, 48 यूनिट जो था वो वायुमंडल के पास जाता है। अब यहां पर जो बचा ये 17 यूनिट, तो इसी को आप जोड़ोगे तो टोटल हिसाब कितना आ जाएगा, 65 यूनिट का। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोग ऊष्मा बजट को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो मैंने आपको नंबर बताए आप रिपीट करके सुनिएगा, एज इट इज आपको मेंस में भी ऐसे ही प्रश्न आपको आएगा, तो आंसर आपको लिखने होंगे। चलो अब जरा प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, तो पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। जो सूर्य तप आता है, जो सूर्य तप आता है वो SWR के फॉर्म में आता है, और जो पृथ्वी
पार्थिव विकिरण के रूप में वापस करती है वो LWR के फॉर्म में वापस करती है। ये भी कथन सत्य है, हर समय एक मात्रा में ऊष्मा नहीं मिल रही होती। यही कारण है कि एक समय पे क्या पूरी पृथ्वी में, मान लो सुबह 10 बजे की बात करें, तो सुबह 10 बजे पूरी पृथ्वी में आप देखोगे क्या समान टेम्परेचर होता है? ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं। अब यहां पर आपको इस तरीके से चेक करना है कि कथन 1 और कथन 2 जो है ना, एक दूसरे के स्पष्टीकरण है। पहली चीज तो वो सत्य है कि नहीं है, अगर सत्य है तो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, देखते हैं जरा ध्यान से। केवल नदियों की वहन क्षमता से अधिक भारी वर्षा के कारण बाढ़ उत्पन्न होती। अब ये आपकी रीजनिंग पर है। यहां पर लिखा हुआ है केवल नदियों की वहन क्षमता से अधिक। एक नदी है, उसकी मान लीजिए वहन क्षमता है 1 मीट्रिक, है ना, लीटर, ऐसे कुछ करके इनकी क्षमता है कि 1000 गैलन पानी इसमें छोड़ा जा सकता है। वर्षा हो गई बहुत ज्यादा भीषण मात्रा में, इसमें चला गया डबल पानी, तो अब इसकी वहन क्षमता, जितना ये वहन कर सकती है, इसकी एक लिमिट है। उस लिमिट से पानी अगर इसमें ज्यादा डालोगे तो जाहिर सी बात है पानी निकल के भागेगा बाहर। तो ये एक कारण हो सकता है बाढ़ आने का। मगर यहां पर लिखा हुआ है केवल नदियों की वहन क्षमता क्रॉस होगी तभी बाढ़ आएगी, तो ऐसा नहीं है। अब कहीं पर साइक्लोन आते हैं तो साइक्लोन के कारण इतनी भारी मात्रा में वर्षा हो जाती है, उससे बाढ़ आ जाती है। कहीं पर आप देखोगे फ्लैश फ्लड की बात करते हैं, फ्लश फ्लड की, तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। कहीं पर बादल फटने की प्रक्रिया होती है तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो कई सारी चीजें, सुनामी आती तो उनसे बाढ़ आ जाती है। तो केवल नदियों के द्वारा बाढ़ आती है ऐसा नहीं है। बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण जैसे भूमि परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन बाढ़ के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखो कि यमुना का उदाहरण लीजिए, तो यमुना का जितना आपका फ्लड एरिया होता है, जहां तक कभी यमुना बहती थी, यदि उसमें पानी वाटर लेवल अधिक होगा, आज की डेट में नहीं बहती है, तो ये उसका बाढ़ क्षेत्र हो गया। मगर यहां पर आप देखोगे कई सारे सेटलमेंट बसने लग गए, तो यदि यमुना का जल किसी कारणवश बढ़ा तो बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला वाला तो गलत है, सेकंड वाला यहां पर सही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही। अगला प्रश्न सॉइल इरोजन की बात करता है। फिर देखो इरोजन शब्द आ गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मृदा का अपरदन हवा और जल जैसे प्राकृतिक कारकों के साथ साथ वनों की कटाई और अनुचित कृषि पद्धतियों जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है। अर्थात सॉइल का जो इरोजन हो रहा है वो प्राकृतिक भी है और मानव जनित भी है। मृदा के अपरदन से मृदा की उर्वरता कम हो सकती है, तलछटीकरण हो सकता है, भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा हो गई तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है वो बह के चली गई, सारे पोषक तत्व बह के चले गए, मृदा का अपरदन हो गया। तो पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा वाला कथन भी सही है। मगर दोनों कथन आप देखोगे तो पहला वाला कथन बताता है कि मृदा का अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, दूसरा बताता है कि मृदा अपरदन के परिणाम क्या होंगे। तो कोई दोनों कथन आपस में सही है, मगर स्पष्टीकरण की जहां पे बात आ रही तो स्पष्टीकरण यहां पर नहीं हो पा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि दोनों सही हैं मगर दोनों अलग अलग फैक्ट प्रस्तुत करते हैं। एक कारण बता रहा है, दूसरा परिणाम बता रहा है। अब ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा हुआ है। जैसे मैंने कल भी आपसे प्रश्न पूछा था कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों किसका सबसे मानव जनित स्रोत है, कौन सी फसल इसमें ऐसी। एग्रीकल्चर भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो मेरे को बताइए इसमें से क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। फोटो देख के प्लीज फोटो मत देखिएगा बैक जाके, वो गलती से मेरे को यहां पे दिख गया था, मगर मैंने सोचा था कि फोटो हटाना मैं भूल गया। मगर ये प्रश्न कमेंट करके जरूर बताइएगा बिना फोटो देखे। कथन 1 है अधिकांश प्रमुख रेगिस्तान उष्ण कटिबंध 15 डिग्री 30 डिग्री अक्षांश के बीच में आसपास स्थित है। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी इन क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा के साथ शुष्क स्थिति निर्मित करती है। जरा इसको देखो, अगर ये तुम पृथ्वी को बनाओगे तो यहां पर है 0 डिग्री, ये हम बनाते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और ये बनाते हैं 30 डिग्री साउथ। इसी के बीच में आप देखो यहां पर हम लोग बोलते हैं ये उष्ण कटिबंध है। जरा इसमें वायुदाब पेटियों की बात करते हैं तो देखो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री रहता है, ये 0 डिग्री है। यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। तो वायु यहां रुक नहीं पाएगी, कहां जाएगी? ऊपर की तरफ।
अब यहां पर आप देखोगे 30 डिग्री पे बनता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों बनता है जरा इसको देख लेते हैं, यहीं से आपको हेडले साइकिल भी क्लियर हो जाएगी। जब 0 डिग्री से पवन ऊपर उठी, तो पवन जैसे जैसे ऊपर उठती है तो पवन का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, पवन ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद अब जरा इन पोल्स को देखो, पोल्स के धरातल पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, क्योंकि वहां टेम्परेचर नहीं होता। मगर पोल्स के वायुमंडल में कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। तो यहां पर जो हाई प्रेशर बना है, 0 डिग्री के वायुमंडल में जो हाई प्रेशर बना है, उसको पोल्स के वायुमंडल का लो प्रेशर दिख रहा है, तो ये इस तरफ चलना आरंभ कर देगा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी चलना आरंभ कर देगा। मगर ऐसा हमारे भूगोल वेत्ताओं ने देखा, चूंकि पवन ठंडी है, भारी हो चुकी है, जैसे ही उस लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती है, ऐसा देखा गया कि 30 डिग्री पर इस पवन का डिक्लाइन हो जाता है। 30 डिग्री पर यह पवन गिर जाती है। तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनाएगी, यहां पर बनाएगी उच्च वायु दाब। और उच्च वायु दाब जो होता है वो स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। यहां पर वर्षा नहीं हो सकती मेरे भाई। वर्षा कहां होगी, जहां पर लो प्रेशर बनेगा, वायु ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। हाई प्रेशर में तो वायु नीचे आ रही, वहां कैसे वर्षा हो सकती है। तो आपको मैक्सिमम यहां पर बहुत न्यून मात्रा में वर्षा, तो मरुस्थल यहां पर देखने को मिलते हैं। तो पहला वाला कथन तो सही है, और दूसरा वाला इसी का कारण है। तो अगर बेस्ट ऑप्शन आप इसका देखोगे तो वो हो जाएगा ए। स्पष्टीकरण भी है, ये व्याख्या कर देता है। 16वां प्रश्न, अवसादी चट्टानें, है ना। यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है। निक्षेपण, संघनन। अब संघनन कंडेंसेशन वाला नहीं है, ये संघनन की इंग्लिश क्या है, कॉम्पैक्शन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सीमेंटिफिकेशन की प्रक्रिया से बनती है। कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है वो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। अब जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपके मन में आ जाता है, ना भैया ना, ये तो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है। गलत जवाब, ये है इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय चट्टानें, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, अब वो बाहर आ जाता है तो लावा कहते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो उन्हीं के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हीं को तो हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं ना। पृथ्वी में सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी होंगी, आग्नेय चट्टानें। फिर आग्नेय चट्टानों का अपक्षय हुआ होगा, वही अपक्षय, टेम्परेचर ज्यादा कम, बारिश हो रही है, सड़ रही है, गल रही है, फिर उनका अपर्दन हुआ होगा, तो अवसाद, एक के ऊपर एक लेयर बनती चली गई, तो उससे किसका निर्माण हुआ, अवसादी चट्टानों का। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तो यहां पर कारण और व्याख्या की तो बात ही छोड़ दो। पहला वाला स्टेटमेंट सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो होता है वो उसका प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनाच्छादन की प्रक्रिया। अनाच्छादन में आप देखोगे सबसे पहले आती है अपक्षयण, फिर आती है अपर्दन, और फिर आता है वृहद शरण। इन तीन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप डीन्यूडेशन का प्रोसेस होता है, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, लेयर बाय लेयर, है ना। तभी बोला जाता है कि अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते, परतें नहीं मिलती। यहां पर परतदार चट्टानें होती हैं, है ना। कोयला अवसादी चट्टान है, ना कि कोई आग्नेय चट्टान है। तो यहां पर आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो है सी। ये आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहां पर डिपोजिशन होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है, फिर सीमेंटेशन होता है। कॉम्पैक्शन का मतलब ये कि एक जगह जाकर ना कलेक्ट होते जाना। तो यहां पर आप देखोगे एक जगह इकट्ठा होते हैं। सीमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हो घरों, जब घर हमारे बनाए जाते हैं तो सीमेंट का उपयोग करके वहां पर कॉन्क्रीट जैसा सॉलिड बनाया जाता है। तो यहां पर भी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके बीच में ना रेत हो गई, बालू हो गई, ये सब आते हैं, और बहता हुआ जल आता है। वो क्या करता है, इन सारे बड़ी बड़ी चट्टानों को ना जोड़ने का प्रयास करता है, एक तरीके से कंक्रीट बनाने का प्रयास करता है। तो इसी को सीमेंटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और नमी यानी कि वहां पर क्या है, मॉइस्चर है बहुत ज्यादा। मृदा में मृत कार्बनिक पदार्थ जल्दी से विघटित होते हैं। मेरे को बताओ, किसी भी चीज को अगर तुम्हें सड़ाना है तो हाई टेम्परेचर दो, उसमें नमी की मात्रा बढ़ा दो,
चारों तरफ पानी वगैरह रहता तो बहुत जल्दी सड़ जाएगी वो चीज़, है ना। तभी तो हम देखोगे जैसे लोहा है, उसको अगर आप खुली हवा में रख दो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में वो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत जल्दी सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा वाला कथन तो एकदम सही होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वही वन है जहां पर आप देखोगे कि जैसे भूमध्य रेखी की बात करते हैं तो यहां पर डेली बारिश होनी है। तो बहुत टॉल इसके वृक्ष होते हैं, ठीक है, बहुत टॉल, मगर इसकी वुड कैसी होगी, हार्ड वुड होगी। अब जब डेली बारिश होगी तो सोच के देखो, ऐसे लगे हुए यहां पर पेड़, ठीक है, ये वृक्ष है, नीचे मृदा है और मृदा की सबसे ऊपरी परत उपजाऊ होती है। अगर डेली बारिश हो रही है तो यहाँ पर पानी भरेगा, ये पानी अगर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में तो मृदा की ऊपर वाली परत को अपर्दित कर देगा, उसको हटा देगा, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो यहाँ पर मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ की मृदा का जो पोषक तत्व होते हैं वो सब बह के चले जाते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पोर्शन की। जाहिर सी बात है, दिमाग लगाओ, ये सीसैट का प्रश्न है, भूगोल का कम है। सूर्य का जब उत्तरायण होगा, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तभी सबसे लंबा दिन होगा। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत कहां तक जाता है, कर्क रेखा तक। दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत कहां तक जाता है, मकर रेखा तक। तो कर्क रेखा तक जाने पर उसको लगता है जून, और जून में भी आप देखोगे कि मिड ऑफ जून। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जून महीने का जो उत्तरार्ध होता है तो वहां तक जाते जाते इसको इतना टाइम लग जाता है कि भाई यहां पर सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। अगर एग्जैक्ट आप देखो तो 21 जून के आसपास। यही चीजें बताती हैं, जब आपने डायग्राम पढ़ा होगा पृथ्वी का परिक्रमण, तो ग्रीष्म अयनांत या शीत अयनांत, जब सूरज विषुवत रेखा पर होता है तो यहां पर विषुव की स्थिति होती है, और ऐसा वर्ष में 2 बार होगा। 2 बारी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के ऊपर से निकलता है, मगर कर्क रेखा और मकर रेखा में एक बार जाता है। जिस समय कर्क रेखा में जाता है उस समय ग्रीष्म अयनांत की स्थिति बनती है, जिस समय मकर रेखा में जाता है उस समय शीत अयनांत की स्थिति बनती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु राशि की उत्पत्ति, यानी कि अब यहां पे पता है किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं एयर मास की। एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए जो समांगी हो, समांगी का मतलब है स्थल मंडल हो, समान रूप से स्थलाकृतियां हो। ऐसा नहीं हो कि एक पहाड़ है फिर पठार आ गया फिर छोटे पहाड़ आ गए, इस तरीके का कुछ इन डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण भाग स्थली हो या जली हो, तापमान आर्द्रता संबंधी विशेषताएं समान हो। 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के मिलने पर वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र का मतलब हो गया फ्रंट। वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से कभी गतिशील नहीं रहती, यानी कि जहां पर इनकी उत्पत्ति हुई है वहीं पर ये रहती है। अब देखो एयर मास का मतलब क्या होता है। एयर मास का मतलब होता है वायु का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अब इन टुकड़ों का साइज आप देखोगे तो किताबों में लिखा होता है 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक का हमारे स्थल मंडल के करीब एक वायु का बहुत बड़ा टुकड़ा होगा। इन टुकड़ों का निर्माण तभी हो सकता है जब ये या तो जल के ऊपर रहें या ये स्थल के ऊपर रहें, और ऐसी जगह पर रहें जहां टेम्परेचर लगभग समान हो, आर्द्रता लगभग समान हो। जैसे मान लो ये एक एयर मास है, इसी को बोलते हैं वायु राशि, एयर मास। इसमें देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है, एयर मास। एयर का तो मतलब हो गया वायु, मास का मतलब हो गया बहुत बड़े स्तर पे, मास स्केल पे। अब अगर एक वायु राशि मैं बनाऊं बी, तो दोनों वायु राशि में डिफरेंट किन आधारों पर करा जाता है, टेम्परेचर के आधार पर और आर्द्रता के आधार पर। इसका टेम्परेचर T1 होगा, इसका टेम्परेचर T2 होगा। जब 2 विभिन्न वायु राशियां, अब वायु राशियां कैसा होता है, बहुत स्लो गति से मूव करती हैं, बहुत स्लो तरीके से मूव करती हैं। तभी आपको याद होगा, आपने चक्रवात पढ़े होंगे, तो जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो वायु राशियों के टकराने से बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवात को प्रेडिक्ट करना आसान होता है, इनका अनुमान लगाना आसान होता है, क्योंकि वायु राशियां बहुत स्लो मूव करती हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो जब 2 वायु राशियां आपस में टकराती हैं ना, ऐसे करके टकरा रही हैं, तो एक वाताग्र का निर्माण करती हैं। इनके कांटेक्ट पॉइंट को वाताग्र बोलते हैं।
अब ये वाताग्र तभी बनेगा जब दो वायु राशियों के टेम्परेचर अलग अलग हो। कभी ठंडी ठंडी वायु राशि टकरा के वाताग्र नहीं बनाएगी, गरम गरम टकरा के वाताग्र नहीं बनाएगी। ठंडी और गरम जब आपस में टकराएंगी तो किसी वाताग्र का निर्माण ये करती हैं। तो यदि आप देखोगे तो यहां पर आपके ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ये कभी भी इले लिखा हुआ गतिशील नहीं होती, ऐसा नहीं, ये गतिशील रहती हैं बहुत धीरे स्पीड में। तो यहां पर आप देखोगे इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्लैश फ्लड, देखिए मैं बात कर रहा था फ्लड की, बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है। आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच में 6 घंटे से कम का अंतर होता है। यह है पहला कथन। यह घटना भारी बारिश की वजह से तेज आंधी तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना, बांध टूटना, मलबा प्रवाह आदि के कारण हो सकती है। अब यहां पर समझो कि फ्लैश फ्लड के बारे में जब बात करते हैं तो फ्लैश फ्लड का मतलब क्या है कि कहीं पर भी आप देखो जिस तरीके से तेज आंधी तूफान आता है तो ये तो चीज हो गई, मगर फ्लड की बात कर रहे हैं तो यहां पर बाढ़ आनी जरूरी है, पानी का होना जरूरी है। तो यहां पर किसी बांध का अचानक से टूट जाना। फ्लैश कैसे, फ्लैश नाम कैसे लिखा गया, जैसे आपने देखा होगा आप मोबाइल से किसी की फोटो खींचते हैं तो एकदम से पीछे फ्लैश होता है। तो फ्लैश का मतलब क्या होता है, एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए वो जलता है फिर ऑफ हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं फ्लैश फ्लड का मतलब है अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में पानी कहां से ये गिर पड़ा, जैसे एक बादल, क्लाउड बस्ट जिसको बोलते हैं, बादल के फटने की प्रक्रिया। तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब यहां पे कारण जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहां पर दोनों ही कथन सही हैं और दूसरा कथन पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसी में देखिए क्लाउड बस्ट को भी मैंने आपको टॉपिक दिया पढ़ने के लिए। एक छोटे से क्षेत्र में छोटी अवधि की तीव्र वर्षा की घटना है। अब देखो यहां पर वर्षा की बात आ रही है, यहां पर इतने सारे कारण थे फ्लैश फ्लड के, दोनों में अंतर समझने का प्रयास करिएगा। 20-30 वर्ग किलोमीटर में 100 मिलीमीटर से अधिक अप्रत्याशित वर्षा ये हो जाए, ये संघनित जल होता है, जबकि बादल फटना अचानक भारी वर्षा का होना होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है, जब वर्षा होती तो संघनन के कारण होती है, मगर जब क्लाउड बस्ट होता है तो वो भारी वर्षा का होना होता है। जैसे आप देखोगे यहां पर ये बादल आपको दिख रहा हो इतनी भीषण मात्रा में, एरिया देखो बहुत कम है ना। अब इतना एरिया मैंने यहां दिखाया तो बहुत किलोमीटर्स का एरिया है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई सेंटीमीटर में एरिया है, मगर यहां पर इतनी ज्यादा मात्रा में वर्षा हो रही है कि क्लाउड बस्ट की जब बात करते हैं तो आप ऐसे समझो कि 100 mm इतनी वर्षा हो जाती है, और 100 mm की वर्षा हो जाए तो इसी को हम लोग बादल के फटने की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इस चीज को यहां पर ध्यान में रखना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड बस्ट। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो 100 mm है ये 1 घंटे के अंदर हो जाए। ऐसा नहीं कि दिन भर में तुम 100 mm की वर्षा काउंट कर रहे हो, प्रति घंटे में अगर 1 घंटे में इतनी वर्षा तुमने काउंट कर ली तो इसको बादल के फटने की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो सेकेंड सेक्शन में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए, अब आपकी थोड़ी सी मैपिंग बची हुई है। तो मैं थर्ड सेशन में आपको मैपिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ और इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स रह गए उनके भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। दोनों सेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना, कम से कम आपके पास इस समय 30 टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए पढ़ने के लिए, तो उनको जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।